हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज कर रहे थे उसमें ये तीसरा सीरीज है। और इस तीसरे सीरीज में भी हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो आइए, जो भी आज के इस वीडियो के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर है उनको हम लोग देखते हैं, लिखते हैं और उसके उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हम लोग हेडिंग बना लेते हैं, इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले ऊपर हम लोग हेडिंग बना लेंगे। ऊपर हम लोग हेडिंग बना लेंगे, इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। इतिहास के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके उत्तर को हम लोग आज लिखेंगे। लिखना प्रारंभ करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न होगा हम लोगों का आज के वीडियो के लिए, वो हम लोग लिखेंगे। और पहला प्रश्न है कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। ये लिखे थे क्या हम लोग पहले? निशा, लिखे थे? नहीं। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? तो प्रश्न हमारा है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। तो आइए, इसका जो सही उत्तर होगा उसे हम लोग लिखते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसका उत्तर। तो उत्तर होगा, कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है। इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे, कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारण की एक विधि है। तिथि निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि लिखेंगे हम लोग। एक वैज्ञानिक विधि है। एक वैज्ञानिक विधि है। कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है। किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 की मात्रा पाया जाता है। किसी भी जीवित वस्तु में लिखेंगे हम लोग, किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 की मात्रा समान रूप से किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 की मात्रा समान रूप से पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 की मात्रा तो स्थिर रहती है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में
कार्बन 12 की मात्रा, कार्बन 12 की मात्रा तो स्थिर रहती है, तो स्थिर रहती है, परंतु कार्बन 14 की मात्रा में, कार्बन 14 की मात्रा में कमी देखी जाती है, कमी देखी जाती है। कार्बन का अर्ध लिखेंगे, अर्थात जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा, कार्बन 14 की मात्रा, अर्थात जिस पदार्थ में कार्बन 12 की अपेक्षा, कार्बन 12 की अपेक्षा कार्बन 14 की मात्रा, कार्बन 14 की मात्रा जितना अधिक कम होता है, वह वस्तु उतना ही प्राचीन माना जाता है, उतना ही प्राचीन माना जाता है, उतना ही प्राचीन माना जाता है। यानी जिस वस्तु में कार्बन 12 की मात्रा के अपेक्षा, तुलना में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम पाया जाता है, वह वस्तु जो है उतना ही प्राचीन माना जाता है। तो आइए इसके आगे का जो प्रश्न है उसे भी हम लोग देख लेते हैं और लिख लेते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है बौद्ध संगीतिया क्यों बुलाई गई? चौथी बौद्ध संगीति का क्या महत्व है? तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात समय समय पर बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया। अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया। अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया जिन्हें बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है। जिन्हें बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है।
जाना जाता है, जाना जाता है, जिन्हें बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है। आगे लिखेंगे हम लोग, चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ। प्रथम शताब्दी में हुआ। शताब्दी में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ। प्रथम शताब्दी में हुआ, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र एवं जिसके अध्यक्ष वसुमित्र एवं जिसके अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। जिसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध मतों को, बौद्ध मतभेदों, यहाँ ज़्यादा बेहतर होगा, बौद्ध मतभेदों को, बौद्ध धर्म के मतभेदों को बौद्ध धर्म के मतभेदों को दूर किया गया। बौद्ध धर्म के मतभेदों को दूर किया गया। तो इस बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म में मतभेद थे, उस मतभेद को जो है दूर किया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि बौद्ध संगीतियाँ क्यों बुलाई गई थी और चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या महत्व है। तो आगे हम लोग जो है और भी जो प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, उन्हें हम लोग लिख लेते हैं। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए या फिर जो है वीडियो को रोक के नोट्स बना सकते हैं। तो आइए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग बोर्ड पर लिख लेते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखेंगे, मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की
केंद्रीय प्रशासन की मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो इसे थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि मुगल कालीन जो केंद्रीय प्रशासन है, उस केंद्रीय प्रशासन में अलग अलग विभागों के अपने अलग अलग अध्यक्ष होते थे और उनका अपना अलग अलग काम होता था। और इस क्रम में जो है पहले अधिकारी आते हैं वो है वकील। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं। ये भी इस प्रशासन की विशेषता है कि लिखेंगे कि इसे वजीर भी कहा जाता था। इसे वजीर भी कहा जाता था। यानी जो वकील थे मुगल कालीन प्रशासन में, इन्हें वजीर कहा जाता था। यह केंद्रीय सरकार के समस्त विभागों का अध्यक्ष था। यह केंद्रीय सरकार के समस्त विभागों का अध्यक्ष था। यह केंद्रीय सरकार के समस्त विभागों का अध्यक्ष था। अकबर ने बैरम खां के पश्चात इस पद का अंत कर दिया। अकबर ने बैरम खां के पश्चात इस पद का अंत कर दिया। यानी समझते हैं यहाँ हम लोग, जो बैरम खां थे, इन्हें याद रखना है कि ये अकबर के संरक्षक थे। प्रश्न पूछ लिया जाता है आपकी परीक्षा में कि अकबर के संरक्षक कौन थे, तो अकबर के संरक्षक बैरम खां थे। दूसरा जो पद आता है वो है दीवान या वित्त मंत्री। दूसरा पद है दीवान या वित्त मंत्री। दीवान या वित्त मंत्री, ये भी केंद्रीय प्रशासन की विशेषता ही है। आर्थिक विषयों में यह बादशाह का प्रतिनिधित्व करता था। आर्थिक विषयों में यह बादशाह का प्रतिनिधित्व करता था। आर्थिक विषयों में यह बादशाह का प्रतिनिधित्व करता था। अगला जो विभागाध्यक्ष हैं वो हैं प्रधान का मीर बख्शी लिखते हैं इनके बारे में हम लोग। यह सेना संबंधी सभी कार्य देखता था। यह
सेना संबंधी सभी कार्य देखता था। सेना संबंधी सभी कार्य देखता था। यह सेना मनसबदार एवं घोड़ों संबंधी व्यवस्था भी देखता था। यह सेना कौमा मनसबदार एवं घोड़ा संबंधी व्यवस्था भी देखता था। यह सेना कौमा मनसबदार और घोड़ा संबंधी व्यवस्था भी देखता था। इसके बाद जो है वो है प्रधान काजी लिखेंगे। यह प्रांत, जिला एवं नगर के काजियों की नियुक्ति करता था। यह प्रांत, जिला के एक मिनट, इसका हो जाएगा यह प्रांत, जिला एवं नगर के जिला एवं नगर के काजियों की नियुक्ति करता था। फौजदारी मुकदमों को भी यह देखता था। फौजदारी मुकदमों को भी यह देखता था। तो इस तरह से जो मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन थी उसको अलग अलग विभागों में बांटा गया था और उन विभागों के जो अपने अलग अलग विभागाध्यक्ष होते थे उनके द्वारा केंद्रीय प्रशासन का संचालन किया जाता था। और यही जो है मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी, जिसे हम लोगों ने अभी इस प्रश्न के माध्यम से समझा। तो आइए आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग समझते हैं, लिखते हैं।